हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए गाइज, अब हम अपनी आज की पॉलिटी की क्लास पर आते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, पॉलिटी में जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम क्या है? मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। आज की हमारे इस टॉपिक की 45वीं क्लास है। अब तक जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं, जिन बच्चों ने नहीं किए हैं, जो इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप एक बार उन क्लासेस को लीजिएगा। उसके बाद आज की जो क्लास है आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगी। ठीक है, चलिए अब हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। वैसे तो ठीक थी, बट खांसी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बोलने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बार बार खांसी आ रही है। तो इस वजह से पिछले 2-3 दिन से आपकी क्लास नहीं हो पा रही थी। है अभी भी इतनी ठीक नहीं है, बट कोशिश कर रही हूँ जितना हो पाए उतना कर पाऊँ। तो जहाँ तक चलता रहेगा नॉर्मल, वहाँ तक क्लास आपकी होती रहेगी। बाकी कोशिश करूँगी, ज़्यादा नहीं हो पाएगा तो छोटी छोटी वीडियो बना कर डालूँगी। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ा था, उनके अपवाद के बारे में पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम हमारे फंडामेंटल राइट्स की आलोचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो कहा गया है, संविधान के भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों की व्यापक एवं मिश्रित आलोचनाएं भी हुई हैं। आलोचकों के तर्क इस प्रकार हैं। मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो हमारा संविधान है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके तीसरे भाग में क्या है वर्णित? हमारे फंडामेंटल राइट्स। तो उनकी क्या है? व्यापक और मिश्रित आलोचना हुई है। किस प्रकार से हुई है? जो आलोचकों के तर्क हैं वो उन तर्कों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जहाँ तक होता जाएगा आराम से इजीली मैं करती रहूँगी। जहाँ मुझे लगी कि थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है बोलने में, तो क्लास उतनी ही रहने दूँगी। फिर कोशिश ऐसे करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि छोटी छोटी वीडियो डालती रहूँ, तभी हो पाएगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले क्या आता है? व्यापक सीमाएं। तो व्यापक सीमाओं के अंदर क्या कहा गया है? ये असंख्य अपवादों, प्रतिबंधों, गुणों एवं व्यवस्थाओं के विषय हैं। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ये असंख्य अपवाद हैं, इसके अंदर प्रतिबंध हैं, गुणों और व्याख्याओं के क्या हैं? विषय हैं। साथ ही साथ आगे क्या कहा गया है? आगे बताया गया है कि इस तरह आलोचकों ने इस बात का उल्लेख किया है कि एक तरफ तो संविधान मूल अधिकार प्रदान करता है और दूसरी तरफ उन्हें छीन लेता है। इस तरह जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के जो आलोचक हैं, उन्होंने किस बात का उल्लेख किया है कि एक तरफ तो हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान, जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमको वो प्रदान करता है और दूसरी तरफ उन्हें छीन भी लेता है। साथ ही साथ एक शख्स हैं जिनका नाम क्या है? उन शख्स का नाम क्या है? जसपत राय कपूर। इस संबंध में कहते हैं कि जो मूल अधिकार हैं उनके जो भाग हैं उनको इस तरह कहा जाना चाहिए। मतलब कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनके जो पार्ट्स हैं उनको किस प्रकार से कहा जाना चाहिए? मूल अधिकारों की सीमाएं। मतलब हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके पार्ट्स को कहा जाना चाहिए कि मूल अधिकारों की सीमाएं या फिर मूल अधिकारों एवं उनमें निहित सीमाएं। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे कहा गया है, कोई सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार नहीं। मतलब हमारे जो मूल अधिकार हैं उनके अंतर्गत हमको कोई भी सामाजिक और आर्थिक अधिकार नहीं मिलता। किस प्रकार नहीं मिलता वो जानते हैं। यह सूची व्यापक नहीं है। मतलब यह जो सूची है ये क्या है? व्यापक नहीं है। इसमें मुख्यतः राजनीतिक अधिकारों का उल्लेख है। मुख्यतः इसके अंतर्गत जो राजनीतिक अधिकार हैं केवल उन्हीं का उल्लेख है। इसमें महत्वपूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों की व्यवस्था नहीं है। ऐसा कहा गया है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं इनके अंदर जो महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक अधिकार हैं उनकी व्यवस्था नहीं की गई है। कौन सी? जैसे कि
सामाजिक सुरक्षा का अधिकार हो गया, काम का अधिकार हो गया, रोजगार का अधिकार हो गया, विश्राम एवं सुविधा का अधिकार हो गया, ये सब आदि। ये अधिकार उन्नत लोकतांत्रिक देशों के नागरिकों को प्राप्त हैं, जबकि ये कहा जाता है कि ये सब अधिकार जो उन्नत लोकतांत्रिक देश हैं, जो उन्नति की ओर हैं, उन देशों के नागरिकों को प्राप्त हैं, बट भारतीय नागरिकों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, आगे इसमें क्या कहा गया है, समाजवादी संविधान जैसे रूस एवं चीन में भी ऐसे अधिकार की व्यवस्था है। जो समाजवादी संविधान होता है जिस देश में, जैसा कि रूस का और चीन का संविधान है, उसमें भी ऐसे अधिकारों की व्यवस्था है, जबकि जो भारतीय संविधान है उसके मूल अधिकारों में यह व्यवस्था नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आई होप जो मैंने समझ आया आपको समझ आ गया होगा। अगला क्या आता है हमारा, स्पष्टता का अभाव। मतलब जो हमारे मूल अधिकार हैं वो स्पष्ट नहीं है। ऐसे कहा जाता है कि इनकी व्याख्या, जो हमारे मूल अधिकार हैं, इनकी व्याख्या अस्पष्ट, अनिश्चित एवं धुंधली है। कैसी है? अस्पष्ट, अनिश्चित और धुंधली। कई अभिव्यक्तियां एवं शब्द, मतलब कई अभिव्यक्तियां हैं एवं शब्द हैं, जैसे कि कौन से शब्द, लोक व्यवस्था, अल्पसंख्यक, उचित प्रतिबंध, सार्वजनिक हित आदि। सही व्याख्या नहीं है, मतलब इन शब्दों की मूल अधिकार के अंदर सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या कहा गया है, इनको समझाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वह एक आम आदमी के समझने के लिए काफ़ी जटिल है। मतलब जो हमारे मूल अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको समझाने के लिए जिस लैंग्वेज का यूज़ किया गया है वो आम आदमी के लिए, जो सामान्य आदमी होता है, उसको समझने के लिए काफ़ी टफ है, काफ़ी जटिल है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे कहा गया है, ऐसा आरोप भी लगाया जाता है कि संविधान को वकीलों द्वारा वकीलों के लिए बनाया गया है। ऐसा इस पे आरोप भी लगाया जाता है कि जो भारतीय संविधान है वो वकीलों के द्वारा ही बनाया गया है और वकीलों के लिए ही बनाया गया है। अब सर आइवर जेनिंग्स का कहना है कि सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधानों को वकीलों के लिए स्वर्ग की संज्ञा दी है। मतलब सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को क्या बोला है, वकीलों के लिए स्वर्ग है ये। ठीक है, चलिए अब आगे अगला चलते हैं। आगे क्या आता है, स्थायित्व का अभाव। मतलब मूल अधिकारों में रिजिडिटी नहीं है, स्थायित्व नहीं है। किस प्रकार से नहीं है वो जानते हैं। ये उल्लंघनीय होगा, उल्लंघनीय और अपरिवर्तनीय नहीं है। मतलब ये उल्लंघनीय और अपरिवर्तनीय नहीं है, जैसे कि संसद इनमें कटौती कर सकती है या समाप्त कर सकती है। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, तो भारतीय संसद क्या कर सकती है, इनके अंदर कटौती भी कर सकती है या इनको समाप्त भी कर सकती है। साथ ही साथ जैसे अब एज एग्जाम्पल समझें, संपत्ति को, मूल अधिकार को, या फिर संपत्ति का जो मूल अधिकार है, संपत्ति के मूल अधिकार को 1978 में समाप्त कर दिया गया। 1978 में क्या किया गया, जो संपत्ति का अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। ये संसद के बहुमत वाले राजनीतिकों का एक हथियार है। संसद के अंदर जिनकी भी बहुमत है, उन बहुमत वाले जो राजनीतिज्ञ हैं उनके लिए एक तरीके से यह एक हथियार है कि संसद में जिसकी बहुत ज़्यादा बहुमत है वो जैसे चाहे फंडामेंटल राइट्स के अंदर मॉडिफिकेशंस कर सकता है। ठीक है, आगे कहा गया है, न्याय क्षेत्र द्वारा बनाया गया मूल ढांचे का सिद्धांत, जिसमें मूल अधिकारों में कटौती या उनको समाप्त करने के संसद में अधिकार की सीमाएं निहित हैं। अब जो न्याय क्षेत्र है हमारा, जो जुडिशरी है,
उसके द्वारा जो बनाया गया जो मूल ढांचे का सिद्धांत है, मतलब संविधान का जो मूल ढांचा है, जिसमें जो मूल अधिकार हैं, मूल अधिकारों में कटौती या फिर उनको समाप्त करने के संसद के अधिकार की सीमाएं निहित है। उसके अंदर संसद मूल ढांचे के अंदर मतलब जो मूल ढांचा का सिद्धांत है जो कि न्याय क्षेत्र द्वारा बनाया गया है, तो उसके अंतर्गत क्या बताया गया है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें कटौती या उनको समाप्त करने के लिए संसद के जो जो अधिकार हैं वो निहित है, मतलब उनकी जो सीमाएं हैं वो बताई गई हैं कि किस हद तक संसद की सीमाएं हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे कहा गया है आपातकाल के दौरान स्थगन, मतलब जब इमरजेंसी के टाइम होता है तो उस टाइम पर जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो स्थगित हो जाते हैं, स्थगित कर दिए जाते हैं। इसके बारे में क्या क्रिटिसाइज किया गया है वो जानते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के समय इनके क्रियान्वयन का स्थगन, इन अधिकारों पर एक और प्रतिबंध है। ऐसा कहा जाता है कि हम पढ़ चुके हैं कि जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो उस टाइम पे हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सब स्थगित कर दिए जाते हैं, केवल अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। तो ये भी क्या है, एक और प्रतिबंध है। यह व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था की जड़ों को दुर्बल करती है। यह व्यवस्था जो है वो क्या करती है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसकी जड़ों को एक तरीके से दुर्बल करती है, तथा जो करोड़ों निर्दोष हैं लोगों के अधिकारों को समाप्त भी करती है ना। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ रही होगी। आलोचकों के अनुसार मूल अधिकारों को हमेशा रहना चाहिए, चाहे आपातकाल हो या ऐसा या सामान्य स्थिति। जो आलोचक हैं उनका कहना है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको हमेशा रहना चाहिए, चाहे इमरजेंसी वाली कंडीशन हो चाहे फिर नॉर्मल कंडीशन हो। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे आता है महंगा उपचार। अभी महंगा उपचार किस प्रकार से है, किस प्रकार से फंडामेंटल राइट्स की जो आलोचना हुई है महंगे उपचार के संबंध में वो क्या है वो जानते हैं। न्यायपालिका को इन अधिकारों की रक्षा एवं विधानमंडल व कार्यपालिका द्वारा इस पर हस्तक्षेप के विरुद्ध जिम्मेदार बनाया गया है, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया आम आदमी के लिए काफ़ी खर्चीली है। यदि किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट हार्म होता है तो उसके लिए न्यायपालिका को अधिकार है कि वो उसकी रक्षा करे, या फिर विधानमंडल या कार्यपालिका द्वारा इस पर कोई भी हस्तक्षेप होता है तो वो उस पर देख रेख करे। लेकिन जो न्यायिक प्रक्रिया है आम आदमी के लिए काफ़ी खर्चीली है, मतलब आम आदमी का बहुत पैसा खर्च हो जाता है या खर्च हो सकता है जितना वो अफोर्ड भी नहीं कर सकता। इसलिए आलोचक कहते हैं कि भारतीय समाज में अधिकार सुविधा मूलतः धनाढ्य लोगों के लिए ही है। इसलिए जो आलोचक हैं वो ये कहते हैं कि जो भारतीय समाज है उसके अंतर्गत यह जो अधिकार है केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो पैसे वाले हैं, यानी कि धनाढ्य हैं। जो आम जनता है उनके लिए ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनका बहुत पैसा खर्च हो सकता है या फिर खर्च होगा बहुत पैसा, इसीलिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है निवारक निरोध। अब निवारक निरोध में क्या है, आलोचकों का मत है कि निवारक निरोध का उपबंध मूल अधिकारों की मुख्य भावना से इसे दूर करता है। आलोचक ये कहते हैं कि जो निवारक निरोध है उसका उपबंध जो अनुच्छेद 22 है उसके जो मूल अधिकार हैं उनकी जो मुख्य भावना है इसे दूर करता है। आगे कहा गया है ये राज्य को मनमानी शक्ति प्रदान करती है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नकारती है। मतलब यह क्या करती है, जो राज्य सरकार है या राज्य है उनको मनमानी शक्ति प्रदान करती है और जो व्यक्ति है, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है उसको नकारती है, उसमें हस्तक्षेप करती है एक तरीके से। ठीक है,
यह इस आलोचना को न्यायोचित ठहराते हैं कि भारत का संविधान व्यक्तिगत अधिकारों की तुलना में राज्य के अधिकारों की ज़्यादा व्यवस्था करता है। मतलब ये इस प्रकार की आलोचना को न्यायोचित ठहराते हैं कि जो भारत का संविधान है उसके अंदर जो व्यक्तिगत अधिकारों की तुलना में जो राज्य के अधिकार हैं उनको ज़्यादा व्यवस्था करता है, उनकी व्यवस्था ज़्यादा करता है फंडामेंटल राइट्स के अंदर। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक देश में निवारक निरोध को भारत की तरह संविधान का आंतरिक भाग नहीं बनाया गया है। कोई भी यदि लोकतांत्रिक देश है उसमें जो निवारक निरोध हैं उनको भारत की तरह क्या नहीं किया गया है, संविधान का आंतरिक भाग नहीं बनाया गया है जिस तरीके से भारत के अंदर बनाया गया है। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा आखिरी आता है प्रतिमान दर्शन नहीं। इसका अर्थ क्या है? कुछ आलोचकों के अनुसार मूल अधिकारों पर पाठ किसी दार्शनिक सिद्धांत की उपज नहीं है। कुछ आलोचक ऐसे कहते हैं कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसके अंदर जो पाठ है, मतलब मूल अधिकारों का जो पाठ है, उसमें जो दार्शनिक सिद्धांत है उनके तहत उनको नहीं बनाया गया है या फिर दार्शनिक सिद्धांतों की उपज नहीं है। आगे कहा जाता है सर आइवर जेनिंग्स ने कहा कि मूल अधिकारों को किसी प्रतिमान दर्शन के अधिकार पर घोषित नहीं किया गया है। सर आइवन जेनिंग कहते हैं कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको किसी प्रतिमान दर्शन, मतलब जो दार्शनिक लोग होते हैं उनके कहा जाए तो जो प्रतिमान दर्शन है के अधिकार पर घोषित नहीं किया गया है। जितने भी दार्शनिक हुए हैं आज तक उनके कथन के अनुसार उनको क्या नहीं किया गया है, घोषित नहीं किया गया है। साथ ही साथ आगे आलोचक क्या कहते हैं? आलोचक कहते हैं कि ये उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के लिए मूल अधिकारों की व्याख्या में कठिनाई उत्पन्न करता है। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें जो हमारा उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, उनके जो मूल अधिकार हैं उनकी व्याख्या में कठिनाई उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये क्या थे? ये थे हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी आलोचनाएं। किस किस प्रकार किस किस व्यक्ति द्वारा क्या क्या आलोचनाएं की गई वो सब मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे गले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ज़्यादा कोई भी थोड़ा जोर भी लगा रही हूँ तो इतनी खांसी होती है बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि क्लास चाहे धीरे बोल के करूँ, धीरे धीरे कितना भी टाइम लगे क्लास आपकी पूरी हो। ठीक है, आई होप ये क्लास आपको समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी। समझ आई और अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और क्लास को लाइक भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक क्लास को शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे भी इस चैनल से जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप डिटेल में जीएस पढ़ सकें। प्लीज़ गाइस इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। आप जो भी सोशल मीडिया अकाउंट चलाते हैं उस पर इस चैनल का जो लिंक है उसको शेयर कीजिए आपके जो भी दोस्त हैं उनके साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।